हेलो एवरीवन। मैं राजेश आप सबका स्वागत करता हूं इस नए चैनल जिसका नाम है फन ऑन द फ्लोर। तो दोस्तों, यहां पे आपको सबसे पहले मैं इस चैनल के बारे में कुछ बता दूं। ये चैनल हमने शुरू किया है खास करके 9-10 के बच्चों के लिए। बाकी अगर ज़रूरत महसूस हुई तो बाकी इस चैनल पे ही हम लोग दूसरे क्लास या दूसरे किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग सिलेबस या कोर्स शुरू कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो हमारा फोकस होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ 9 और 10 के क्लास पे। तो सबसे पहले आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का सिलेबस, जिसके बारे में आपको बता दूं कि कुछ समय तो सबके स्कूल बंद हैं अभी और कुछ समय शायद और भी आगे बंद रहेंगे, जिसके कारण आप शायद स्कूलों में पढ़ने से वंचित रह रहे हैं, जिसके कारण कुछ बच्चों के भी सिलेबस पीछे होंगे और बाकी कुछ बच्चों ने दूसरे अदर प्लेटफॉर्म पे शुरू कर दिया होगा लाइव क्लास या ऑनलाइन क्लास। तो हमारी कोशिश यही होगी कि कम समय में हम जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करें और अच्छे तरीके से करें ताकि आपको भी समझ में आए और कोई परेशानी ना रह जाए। बाकी अगर किसी टर्म किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो अगर आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। हम सारे कमेंट देखते हैं और उस पर अलग से एक वीडियो लेके आएंगे जिसका नाम होगा डाउट क्लास, और उसकी टाइमिंग भी आपको नोटिफाइड कर देगी। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले एसएसटी से, जिसे हम कहते हैं सोशल साइंस, और उसके एक सब्जेक्ट से जिसे हम ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी यानी दैट इज भूगोल। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लेंगे इसके सिलेबस को। तो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से, जैसा एनसीईआरटी ने डिसाइड कर रखा है, इसके हिसाब से आपके ज्योग्राफी में 7 चैप्टर आते हैं। और पहला चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संसाधन और विकास। सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वन एवं वन्य जीव संसाधन। थर्ड चैप्टर आता है आपका वाटर रिसोर्सेज, जिसे हम कहते हैं जल संसाधन। तो यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि इन 7 चैप्टर में से 5 चैप्टर पर मैंने स्टार मार्क किया है, बाकी के 2 चैप्टर जो आपके बच गए उस पर हमने ओपीटी लिखा है। मैंने लिख रखा है ओपीटी। इसका मतलब है ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है पढ़ना। जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 7 चैप्टर में से 2 चैप्टर 2 और 3 पे मैंने लिख रखा है ओपीटी, दैट इज ऑप्शनल। दिस टू चैप्टर्स आर नॉट कंपलसरी टू रीड। ये 2 चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ना, क्योंकि सीबीएसई ने इसे आउट ऑफ सिलेबस कर रखा है पिछले साल से ही। बाकी बच गए 5 चैप्टर, तो ये 5 चैप्टर ही पढ़ेंगे हम। वैसे मैं आपको 7 चैप्टर पढ़ाता, लेकिन समय कम है आपके पास। पहले से ही 2-3 महीना आपका निकल गया लॉकडाउन के चक्कर में। अब बच गए लगभग आपके पास दिसंबर तक के वक्त, क्योंकि जनवरी से फिर स्टार्ट हो जाता है प्री बोर्ड, इसके बाद रिवीजन। तो नए चैप्टर ना ही पढ़े तो बेहतर है, दिसंबर तक ही जितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको कवर कर लें, तो यही आपके लिए बेटर होगा और अच्छे मार्क्स भी आप ला पाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो आइए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और इस चैप्टर में जैसा आप देख रहे हैं, इसके टाइटल से ही पता चल रहा है, इसमें 2 टर्म आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एक रिसोर्स और दूसरा डेवलपमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट रिसोर्सेज। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible। इसका मतलब क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, अगर आप नज़र दौड़ा के देखें अपने चारों ओर, तो जो भी चीज़ें आपके आँख के सामने आ रही है दूर दूर तक, वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं। बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे एनीथिंग दैट वी गोट फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड रिसोर्स। तो वही सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चों, बस इसे थोड़ा सा हमने डिटरमाइन किया और आपके सिलेबस और आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्स को इतनी सिंपल तरीके से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ कई और सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं जिसके बारे में जान लेना ही बेटर है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें मौजूद हैं,
जिसको हम इस्तेमाल करते हैं या तो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की मदद से या विदाउट टेक्नोलॉजिकली, और साथ ही साथ ये कम खर्चे में यानी फिजिबल हो, स्वीकार्य हो, जिसे सारे कोई, हर कोई जिसे अफोर्ड कर सके, जिसे खरीद सके या उसे अफोर्ड कर सके। एंड ऑल्सो कल्चरली एक्सेप्टेबल। इसका मतलब क्या है कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब? तो यानी जैसे अगर आप देखते हैं काव, तो काव को भी आप रिसोर्स कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इससे आपको क्या मिलता है? मिल्क, डंग, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। कई लोग इसके मांस को भी खाते हैं, जिसे हम कहते हैं बीफ। तो क्या गाय की जो मांस है कल्चरली एक्सेप्टेबल है अपने सोसाइटी में? नहीं, क्योंकि ये हिंदू रिलीजन से जुड़ा हुआ टर्म है। इसे हिंदू लोग मानते हैं पूजनीय गाय को, तो इसलिए हिंदू समाज इसे स्वीकार नहीं करता कि गाय के मांस को कोई खाएगा। और इसलिए अगर हिंदुओं के रिलेटिव में हम बात करेंगे, हिंदुओं से रिलेट करके, या हिंदू रिलीजन या सनातन रिलीजन से, तो ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप समझ गए अच्छे से। अगर कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे और उस पर हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। चलिए फिर दूसरा टर्म है, तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। आपने देखा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और रिसोर्स उसमें आपने देख लिया, उसके बारे में आपने जान लिया। इसके बाद आते हैं हम दूसरे टर्म पे, जिसका नाम है डेवलपमेंट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और चेंजिंग फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। यानी सिंपल सा डेफिनेशन है इसका डेवलपमेंट का। इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है, डेवलप करना यानी बेहतर हो जाना। यानी जिस कंडीशन, जिस स्थिति में आप आज हैं, आप अगर उससे बेहतर कंडीशन में हो गए कल, तो आप डेवलप कर गए, यानी आपकी डेवलपमेंट हुई। और इसे ही हम हिंदी में कहते हैं विकासवाद या विकास। कोई भी कंट्री जब पहले के कंडीशन से कुछ अच्छे कंडीशन में आता है तो उसे हम कहते हैं डेवलप हो रहा है या डेवलपिंग कर रहा है वो कंट्री। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, आप लोग चाहें तो इसे नोट कर लें। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और चेंजिंग फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। और हिंदी में बोला जाए तो सतत वृद्धि की प्रक्रिया को ही हम विकासवाद कहते हैं, अथवा एक अवस्था से दूसरे बेहतर स्थिति में जाना ही विकासवाद कहलाता है। जैसे अगर आपको हम बोला जाए कि आप में से कितनों के ग्रैंड पेरेंट्स दैट इज आपके नाना नानी, दादा दादी से अगर आप पूछते हैं तो आपको पता चलता है बेसिकली कि वो पढ़े लिखे नहीं होते, या पढ़े लिखे भी होते हैं तो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, उनकी डिग्रियां कम होती हैं, या तो वो मैट्रिकुलेट या बहुत अधिक तो इंटरमीडिएट होते हैं। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे तो आपके पेरेंट्स कोई टीचर होंगे, कोई लॉयर होंगे, कोई डॉक्टर भी होंगे, या कोई दूसरे सर्विस या अदर जॉब में बिजनेसमैन भी होंगे। तो आप देख रहे हैं कि आदमी वही है, एक ही जगह के रहने वाले हैं, गांव वही, शहर वही, देश वही, लेकिन वही आदमी आज से अगर 20-30 साल पहले अगर पूछा जाए उसी आदमी से तो उसकी कंडीशन कुछ और थी। या अगर देखा जाए तो आप अपने पापा से अगर पूछेंगे कि आप स्कूल क्या पहन के जाते थे तो वो बताएंगे आपको हाफ पैंट। जनरली यही होता था, हाफ पैंट, स्लीपर, चप्पलों में जाते थे स्कूल। लेकिन आज आप कैसे जा रहे हैं? तो पूरा पैंट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, बेल्ट लगाते हैं और स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। तो यानी धीरे धीरे हम लोग बेहतर कंडीशन में जा रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को कल्चर्ड बना रहे हैं, और यही क्या कहलाएगा? विकासवाद या डेवलपमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लें तो जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, या आगे आप पढ़ेंगे बायोलॉजी में ही क्लास 10 में, चार्ल्स डार्विन के बारे में। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत। तो उन्होंने बताया था कि कैसे आदमी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खुद को अडॉप्ट करता रहता है, बदलता रहता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। यही है आपका डेवलपमेंट। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे नोट कर लेंगे, और इसके पहले रिसोर्सेज जो हमने करवाया वो भी आप नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम अब आगे चलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों को हम कैसे वर्गीकृत करेंगे, किन किन आधारों पे इसे हम बांटते हैं। तो इसे बेसिकली हम लोग 4 आधार पे बांटते हैं। सबसे पहला तरफ का ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी इनकी उत्पत्ति, यानी ये जहाँ से पैदा होते हैं वो सोर्स क्या है। तो वो 2 सोर्स हैं, एक बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक 2 वर्ड से बना है, यहाँ पे आप देखेंगे, गौर करेंगे तो बायो 2 वर्ड से बना है, और दूसरा टिक। बायो यानी जिसमें जीवन हो, बायोलॉजी इसी से बना है। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, जैसा आप पढ़ते हैं वो इसी वर्ड से बना है, बायोटिक। ये एक ग्रीक वर्ड है। यानी वैसे सारे रिसोर्स जिसमें जीवन हो,
उसे हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे आप प्लांट से अगर कुछ लेते हैं तो वो बायोटिक रिसोर्स कहलाएगा, जैसे एनिमल से अगर आप कुछ लेते हैं तो वो बायोटिक रिसोर्स कहलाएगा। लेकिन जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स बाकी बच गए इन्वायरमेंट में, वो सारे आ जाएंगे दूसरे कैटेगरी जिसे हम कहते हैं एबायोटिक। अब देखिए इसे हिंदी में कहते हैं हम जैव रिसोर्स यानी जैव संसाधन, बायोटिक रिसोर्स, और दूसरा हो जाता है बायोटिक रिसोर्स यानी अजैविक संसाधन। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन का आपका आधार है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी संभाव्यता के आधार पर हम लोग रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला हो जाता है आपका रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय, यानी जो साइकिलिंग होकर फिर से बनता रहे, यानी जो खत्म होने वाला नहीं हो। और दूसरा आपका नॉन रिन्यूएबल, वो नवीकरणीय, यानी जो आपका जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल अगर हम लोग तेज़ी से करते रहें फास्टिंग वे में तो वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो आइए फिर तीसरा का बेस है उसे हम देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इसे हम लोग 4 प्रकार में डिवाइड करते हैं, 4 टाइप में इसे क्लासीफाई करते हैं। पहला आता है इंडिविजुअल, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत या निजी, यानी जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो आपके घर में, जैसे आपकी कार, आपके घर, आपकी साइकिल, ये सारे जो रिसोर्स हैं ये कहलाएगा इंडिविजुअल रिसोर्स, वो आपकी निजी संपत्ति है। दूसरा आता है आपका कम्युनिटी रिसोर्स, जिसे हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन, यानी जिस पे सारे कम्युनिटी, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उन सब का पोजीशन हो, सबका अधिकार हो। जैसे जिस मोहल्ले में आप रहते हैं वहाँ अगर कोई पार्क है, कोई भी पार्क है, तो वो होगा आपका कम्युनिटी रिसोर्स। वहाँ आप देखते हैं वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वहाँ पे सभी बच्चे शाम में जाके खेलते हैं, जी बड़े बुजुर्ग वहाँ पे जाके इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो वो हो गया आपका कम्युनिटी रिसोर्स। या फिर आपके लोकेलिटी में कोई तालाब है, कोई नदी है, वो छोटी नदियाँ या तालाब, पोखर, तो ये सारे कहलाएंगे आपके कम्युनिटी रिसोर्स। इसके बाद तीसरा आता है नेशनल रिसोर्स, जो किसी एक व्यक्ति का ना होके या किसी एक सोसाइटी का ना होके पूरे देश का है। खास करके जितनी भी नदियाँ हैं, जितने भी पहाड़ हैं, वो किसी एक सोसाइटी या किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं, उस पर पूरी कंट्री का हक होता है, पूरे कंट्री का उस पर पोजीशन होता है, इसलिए उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय रिसोर्स। और थर्ड वन, इसके बाद लास्ट आता है आपका, लास्ट वन इज इंटरनेशनल रिसोर्स, जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्स। अब देखेंगे जब आप इंडिया के मैप को देखेंगे तो इंडिया का मैप नीचे में कुछ इस टाइप का बना हुआ है, और यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे इंडियन ओशियन, श्रीलंका के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे श्रीलंका बना हुआ है, ऐसे इंडिया के पूंछ की तरह बना हुआ है श्रीलंका, और इसके नीचे आप देखेंगे इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, इसे हिंदी में कहते हैं। और इस साइड आप देखेंगे अरेबियन सी, अरेबियन सी, और इधर आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो नेशनल रिसोर्सेज को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका, तो यहाँ आप देखेंगे जहाँ पे इंडिया का लैंड एरिया समाप्त होता है, टेरेस्ट्रियल एरिया समाप्त होता है, और इसके बाद पूरा का पूरा शुरू होता है आपका ओशियन। तो ओशियन में भी इंडिया के कुछ एरिया इंडिया के पोजीशन में है, ओशियन का कुछ भाग भी इंडिया के पोजीशन में। बेसिकली किसी भी कंट्री के आसपास अगर कोई ओशियन है तो वहाँ माना जाता है कि लगभग 200 किलोमीटर दूर तक वहाँ पे उस कंट्री का पोजीशन होता है। यानी अगर आप इस ओशियन में बढ़ेंगे तो 200 किलोमीटर के दायरे तक वहाँ पे इंडिया का अधिकार है। यानी वहाँ से अगर कोई रिसोर्स मिलता है समंदर में, मछली मारने का अधिकार हो, मछुआरे जाते हैं, आप सुनते होंगे न्यूज़ में, मछुआरे बोट लेके निकलते हैं समंदर से मछलियाँ मार के लाते हैं, तो वो 200 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं। उसके आगे अगर जाएंगे तो फिर वो इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाएगा और उसे अरेस्ट किया जा सकता है, या फिर दूसरे देश की अगर बाउंड्री वहाँ से शुरू होती है वो देश के या उस देश के सैनिक उसे अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नेशनल रिसोर्स। इसके अलावे जो कुछ बच गया या जो भी नेशनल रिसोर्स में नहीं आता है वो हो गया आपका इंटरनेशनल रिसोर्स। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं चौथा आधार क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के स्थिति के आधार पे हम लोग इसे 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, 4 कैटेगरी में इसे कैटेगराइज करते हैं। द फर्स्ट वन इज पोटेंशियल, दैट इज संभावी रिसोर्स, एंड द सेकेंड वन इज डेवलप्ड, विकसित, एंड द थर्ड वन इज स्टॉक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भंडार, एंड द लास्ट और द फाइनल वन इज रिजर्व, जिसे हम कहते हैं संचित भंडार। तो आइए इसे हम थोड़ा सा देख लें ये चारों होते क्या हैं। तो फर्स्ट वन जो आता है आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी जिसकी संभावना है, जिसके बारे में हमें पता है
लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं किसी कारणवश, आइदर टेक्नोलॉजी के अभाव में या इन्वेस्टमेंट के आधार पर, इन्वेस्टमेंट के अभाव में, या ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट और ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी वी कांट यूज दिस टाइप ऑफ रिसोर्स इज नॉन एज पोटेंशियल रिसोर्स। यानी या तो प्रौद्योगिकी या फिर विनिवेश के अभाव में कमी के कारण जिन संसाधनों का इस्तेमाल अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, वैसे संसाधनों को हम कहते हैं संभावित संसाधन। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है, या फिर सोलर एनर्जी हमें पता है, या एटॉमिक एनर्जी हमें ये भी पता है कि एटम से हम बहुत अधिक क्वांटिटी में एनर्जी हम क्रिएट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट अपने पास उस टाइप की अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, या यूँ कहें उतना अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसके कारण हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। फिर सेकेंड आता है आपका डेवलप्ड रिसोर्स, जिसे हम कहते हैं विकसित, यानी जिसके बारे में सब कुछ हमें पता है, उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी पता है, उसके मेथड पता है, यानी जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो इसमें आता है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो कि आपके बिहार में भी अवेलेबल है, या कंट्री में कई शहरों में ये अवेलेबल है, और यहाँ पे बेसिकली हम करते हैं थर्मल एनर्जी क्रिएट करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं घरों में इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर। इसके बाद तीसरा आता है आपका स्टॉक। तीसरा जो स्टॉक है, इसका या तो हमें अच्छे से पता नहीं है, या तो इसका हमें अच्छे से पता नहीं है, या इसके इस्तेमाल करने का तरीका पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकता है, ये एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकता है, और इसे ही हम कहते हैं स्टॉक। और सबसे लास्ट जो है, ये है आपका रिजर्व, यानी संचित भंडार, जिसे हमने फ्यूचर के लिए रिजर्व कर रखा है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हम धीरे धीरे उस पर वर्क कर रहे हैं और धीरे धीरे इसे अचीव भी करेंगे, तो इसका इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर वर्क कर रहे हैं हम, प्रोग्रेस में है, वर्क प्रोग्रेस में, और आने वाले समय में निकट भविष्य में इसका इस्तेमाल हम करेंगे, और इसे ही हम कहते हैं संचित भंडार। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला जो आधार है आपका उत्पत्ति के आधार पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स, फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड सेकेंड वन इज एबायोटिक। तो आप हेडिंग डाल लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और फर्स्ट आप लिखेंगे बायोटिक रिसोर्स। फर्स्ट तो दोस्तों, आज की ये क्लास हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं, कुछ कारणवश, क्योंकि ये पहला क्लास है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हों पहले ही क्लास में। आपको अगर जहाँ तक हमने बताया यहाँ तक कोई भी डाउट हो किसी टर्म, किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख दें, ताकि अगले क्लास में उसे हम फिर से डिटेल से एक्सप्लेन कर सकें, या जो भी आपकी डाउट रहे उसे हम दूर करने का प्रयास करें। और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और जहां तक संभव हो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।